Hey everyone, I hope you are all fine. We will start in 2 minutes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस, आप थोड़ा सा माइक करीब करें बिलाल, बाकी आवाज़ ठीक है। ओके, अब जरा चेक करें, अब क्लियर है आवाज? ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बिलाल अजीम है और मैं यूटी लाहौर न्यू कैंपस से बीटा एमएलएस से हूँ। तो इस इवेंट में हम एम वी सी डॉट नेट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का फ्रेमवर्क है, उसका जो ए एस पी डॉट नेट है, हम आज उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं अब्दुल सुबहान और हसन एजाज। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी डी सुबहान भाई, ओके। बेहतरीन। चलो फिर शुरू करेंगे। यहाँ बिलाल, आपने कुछ करना है या थोड़ा वेट करना है और लोगों के लिए, तो मुझे बता दें। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। मैं बिलाल का वैसे वेट कर रहा हूँ। इफ इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन, और शुड आई कंटिन्यू फेमस मी? आई गेस बिलाल इज फेसिंग सम इश्यूज। ज़ुहैब, आप हैं इधर? आई थिंक बिलाल का माइक का इशू है शायद। ओके। ओके, कोई नहीं। लेट्स वेट फॉर देख लेते हैं।
हुसैन, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, स्टार्ट करें बिलाल। Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। दरअसल आपको पता है इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होता है। ओके, तो आज हमारा इवेंट बेसिकली है ASP.NET, एक माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। तो आज हमारे साथ डेवसिंग से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मौजूद है, अब्दुल सुबहान और हसन इजाज। तो ये आपको आज इस इवेंट के दौरान सारा इसके बारे में गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल MLS से साहिवाल चैप्टर टेड टॉक। ओके सो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक बिलाल के नेट का इशू है। ओके, आई होप सो आपको स्क्रीन शो रही होगी। सो जैसा कि पहले बिलाल ने क्लियर किया, आज के जो इस सेशन में उसमें हम देखेंगे डॉट नेट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ दी कोलैबोरेटर्स जिन्होंने आज के इस सेशन में जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट किया। टेक टॉक एंड MLSA कॉमसेट साहिवाल एंड माइक्रोसॉफ्ट टेक हब एंड माइक्रोसॉफ्ट Learn Student Ambassador must. Thank you all for your collaborations. It means a lot. एंड यहाँ से जो है वो बेसिकली सुभान भाई स्टार्ट करेंगे। तो सुभान भाई आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। Yeah, sure. So let's begin with the introduction. My name is Khwaja Abdul Subhan, and I've been working as a .NET developer for the past, you can say, 2+ years now. Sam, can you like just share the screen and as well? ओके ओके। Okay. So as I was saying, I've been a .NET developer. I've worked in the classic ASP, the web forms, the framework, and a little bit of core as well. And my fellow Hassan, we both are a graduate from University of Engineering and Technology, UT Lahore, new campus, 19 batch. And he's from DevSync, and I also work there in DevSync. But now I'm working in another company called CureMD. Most of you might have heard it, or most of you not. So I would just give like a brief introduction about the company that I work and now working with.
As you know, DevSync is a service based now coming towards a B2B project, and QRMD has its own product which covers mostly the medical side. So today we have like sessions regarding the ASP.NET. So first and foremost, I would like just a little bit of history. When did ये कब लाइक शुरू हुआ और किस तरीके से हम कितने इसके पार्ट्स बने और इसका एवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहले हम सी शार्प की तरफ देखें। जैसे आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटीज में या खुद भी किसी ने ट्रेन होके काफ़ी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी। और मैं अभी चैट में भी देख रहा था, तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी डाइवर्स लोग थे। कुछ लोगों ने रिएक्ट की हुई थी, कुछ मन के, कुछ .NET developers. So I was sharing it was a really good interaction between you guys. So C Sharp सबसे पहले लॉन्च की .NET माइक्रोसॉफ्ट वालों ने 2000 में। तो ये एक बेसिकली टाइप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जिससे आगे यूज करते हुए इन्होंने अपने और वर्जन्स जिसको यूज करते हुए अपने और फ्रेमवर्क्स और वर्जन्स निकाले हैं। जिसका एक हम VB.NET भी कहते हैं, इसको हम विजुअल बेसिक नेट कहते हैं, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जो हमारी क्लासिक में यूज होती है। अगर हम आगे चलें उसमें थैंक यू। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आई वाज रीडिंग द चैट, so I understand that many of you might come from like diverse backgrounds. Some of you work with React.js, Angular, or even Python. So I'll explain the concept in a way that relate to you. जैसे कि एक हमारे इधर जीवन ने कहा था, सो आप लोग के लिए काफी इजी हो। लेट्स थिंक लाइक ASP.NET एज अ रिएक्ट जेएस ऑफ द सर्वर वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि रिएक्ट हैंडल्स करता है डायनामिक यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड में, उसी तरीके से ASP.NEट हेल्प करती है डेवलपर को बिल्ड करने के लिए एक सर्वर साइड एप्लीकेशन। मेनली रिएक्ट तो फोकस करती है हमारे व्यू पे, ठीक है, लेकिन जो ASP.NET होता है वो हमारा बैकएंड इकोसिस्टम भी मैनेज कर रहा था, साथ उसके साथ राउटिंग कंट्रोलर्स और डेटाबेस इंटरेक्शन एंड सर्वर साइड रेंडरिंग। जिसमें अब आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। सबसे पहले अगर हम ये पार्ट से क्लासिक ASP है, ASP.NEट वेब फॉर्म्स है और फ्रेमवर्क एंड कोर है। अगर हम इसी से आगे चले तो सर एक और आगे। यस, थैंक यू। सबसे पहले रिलीज हुआ था हमारे पास जैसे कि क्लासिक ASP.NET 2000 में। फिर उसके बाद हमारे पास वेब फॉर्म्स आया। हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम या आप कह सकते हैं डिजाइन सिस्टम को हम अपग्रेड करते रहे। यस, इसी तरीके से फिर हमारे पास MVC आया। फिर उसकी सपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई और हमारे पास कोर आ गई, जो अभी तक लेटेस्ट हुआ है, कोर 9 है। तो इसमें बेसिकली इम्प्रूवमेंट होती गई। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ASP.NEट एक सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। अगर आप लोग कुछ होंगे ऑब्वियसली जो फेमिलियर होंगे नोड जेएस और जैंगो से, तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि .NEट एक सिमिलर टूल है जो हैंडल कर रहा है सर्वर साइड लॉजिक को। और, और ये हमारे पास किस तरीके से अलाइन होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट से, वो इस तरीके से कि सर्वर साइड फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट हैंडल करती है कंपोनेंट लाइफ साइकिल, ASP.NEट की प्रोसेस करता है रिक्वेस्ट ऑन द सर्वर, जो एंड इट देन जनरेट्स द डायनामिक रिस्पांस एंड सेंड देम बैक टू द ब्राउजर। इन शॉर्ट, हम ये अगर आपने उस तरीके से रिलेट करके इसको लेके चलना तो ये चीजें भी वो कर सकता है। इसके साथ साथ क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट हो गई, ASP.NEट जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि फुल स्टैक डेवलपर के रोल्स आते हैं जिसमें वो लोग .NEट के साथ एंगुलर या रिएक्ट, मोस्टली एंगुलर लेके चल रहे होते हैं। तो क्रॉस लैंग्वेज सपोर्ट भी मौजूद है। इन शॉर्ट, अगर इसको मुख्तसर रखें और कहें तो रिएक्ट फोकस करती है एक ब्यूटीफुल फ्रंट एंड पे, और .NEट जो है वो हम कह सकते हैं कि इंश्योर द बैक एंड लॉजिक while seamlessly securing और लॉजिकल ऑपरेशन और थिंग्स लाइक दैट एंड विच इज आल्सो स्केलेबल। ठीक है, अगर हम ऊपर एक साइड करेंगे सकते हैं। थैंक यू।
क्लासिक एएसपी की बात करें, ये सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लॉन्च हुई थी, तो ये सिमिलर है, हम कह सकते हैं, टू अ टाइम बिफोर रिएक्ट, जब डेवलपर्स अपना एक स्टैटिक एचटीएमएल या जेक्यूरी बेस्ड हैवी कोड लिखते थे ना, तो अब आपको आप इसको उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है एनवायरनमेंट, जिसमें हम वीबी स्क्रिप्ट यूज करते हैं। ये अब डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको बीच में मिलेंगी जो हम यूज कर रहे होते हैं। आपका इसमें इसमें और वेब फॉर्म, इसमें क्लासिक एएसपी में जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसको ये बहुत मुश्किल से मेंटेन हो रहा था। अब आप ये पूछ सकते हैं कि अब किस तरीके से, क्या मुश्किलात आ रही थी इसको। अगर आप एक पेज भी बनाते थे ना, तो उसमें ये होता था कि आपने सारी स्क्रिप्टिंग, सारी डिजाइनिंग, सारी लॉजिक वगैरह आपने एक ही चीज में लिख दी है। तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न एक होती है, हम चीज डेवलपर्स लेके आगे चलते हैं ताकि हमारा कोड और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो, नीट हो, और रिलेट अच्छे तरीके से कर रहा हो, वो चीज़ नहीं थी। एक लिहाज से हर चीज़ की मिक्सिंग हो रही थी, और इसी चीज़ को फिर आगे रखते हुए हमारे वेब फॉर्म्स निकले। हमारे वेब फॉर्म्स, हमारे पास अगर हम इसको रिएक्ट कंपोनेंट से रिलेट करते हुए चलें, तो ये बेसिकली ये इवेंट ड्रिवन कंपोनेंट है, जो कि जैसे रिएक्ट कंपोनेंट्स होते हैं वैसे हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक लिमिटेशन है कि अ, हम लार्ज स्केलेबल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जे क्यूरीज को हम उसके लिहाज से स्केल नहीं कर सकते। ठीक है। अब वेब फॉर्म्स में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी वेब फॉर्म बनाना चाहते हैं या कोई चीज़, इसके बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह हसन आपको एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करके बताएगा, क्योंकि आई नो थ्योरी एक इंसान को किसी हद तक ही, कहीं तक ही लेके जाती है। जब तक आप एक प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या लाइव चीज़ नहीं देखेंगे, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग उस क्लैरिटी से नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वेब फॉर्म्स का। अब कई चीज़ें होती हैं, जैसे हम हर चीज़ को सेपरेट कर देते हैं कि ये हमारा बैक एंड है, ये हमारा फ्रंट एंड है। इसी तरीके से हमारे वेब फॉर्म स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ये किया था कि उनको जब वेब फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उन्होंने उसकी तीन चीज़ें थी। एक थी हमारे पास कोड बिहाइंड, जिसमें हमारी लॉजिक्स वगैरह लिखी होती है। एक है हमारी, अच्छा एक क्वेश्चन आया है, लेट मी जस्ट सेट, हम बैकएंड डॉटनेट में बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद में हमारे फ्रंट एंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो रिएक्ट एंगुलर से। यस, इन सेंस हम कर सकते हैं ये बिल्कुल। जो हमारी रिसेंटली जो मैंने एप्लीकेशन पे मैं भी काम कर रहा था, हसन ने भी काम किया था, तो वो हमने इसी तरीके से चलाई थी। इट वाज मेनली ऑन एमवीसी फ्रेम, इट वाज ऑन एमवीसी, एंड हमने उसको कनेक्ट करवाया था अपने रिएक्ट कंपोनेंट्स के साथ। और वो अभी हम उसको माइग्रेट कर रहे थे हमारे फ्रंट एंड में, क्योंकि अगर हम, मैं इसके बाद आगे आपको लेके भी चलता हूँ कि हम एमवीसी में किस तरीके से कर रहे होते हैं, डॉटनेट बैकएंड भी हम सिर्फ करें और उसको आगे हम कनेक्ट करवाएं, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अ, बेहतरीन, ये सवाल आप इधर नोट करते जाएं, मैं जैसे ही एंड होऊंगा ना, तो मैं आपको बारी बारी मैं जवाब देता रहूंगा, ताकि एक दफ़ा ये क्लियर हो जाए तो हम बीच में रुके ना। बाकी थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस, आप पूछते रहे, मैं क्या ट्रीट कर रहा हूँ। जी, हम वेब फॉर्म्स पे आते हैं दोबारा वापस। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, कोड बिहाइंड लॉजिक होती है, और हमारे पास अ, हमारा डिज़ाइन जीयूआई कहते हैं उसको, वो होती है। ठीक है। इससे आगे मूव करें हसन, दो स्लाइड्स। ओके। सो अब हम जी ये भी आगे लेते हैं, आगे ले चलते हैं, थैंक यू। अच्छा, एमवीसी एक वेब, हेलो मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों हसन भाई कौन सी, सुभान भाई कौन सी करनी है? को? स्लाइड नंबर 8 करिएगा काइंडली। 8, ओके। ओके। ठीक है। अब हम फ्रेमवर्क पे आते हैं। बेसिकली जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है, वो एक हमें कह सकते हैं, एक लिहाज से हमें ना एक पैटर्न दे दिया गया है हमें फॉलो करने के लिए, ताकि हमारी सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स और हमारी कोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी हो जाए।
अगर मैं इसको बहुत जनरल करके बोलूँ कि एमवीसी हमारा आगे कहते हैं मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। इसकी इन डेप्थ में आगे वाली स्लाइड में आपको कहूँगा। तो उसका यही चीज़ है कि ये एक आर्किटेक्चर है जिसको हम फॉलो करके हम अपने जो ड्रॉबैक्स हमारे क्लासिक और वेब फॉर्म पे थे हम उसको ओवरकम कर लेते हैं। और इसी के आगे हमारा एक न्यू है जिसको हम कहते हैं कोर। तो उसके अंदर भी हम बात करेंगे। मोस्टली मैंने देखा भी इधर हमारे पास इस सेशन में भी कोर डेवलपर्स हैं। आई होप वो भी कुछ कंट्रीब्यूट अगर करना चाहें तो वो मोस्ट मोर देन वेलकम है। एक स्लाइड आगे करिएगा। अच्छा, अब एमवीसी हमारा मेन फोकस एमवीसी है तो हमें इसके तरफ देखना चाहिए कि हाउ लाइक एमवीसी अलाइंस विद कंसेप्ट वी ऑलरेडी नो। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ कंसर्न होता क्या है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न हमारे पास यही है कि हम अ, अगर एक चीज हम बना रहे हैं और हेलो, मेरी आवाज आ रही यस यस। है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स बेसिकली यही होता है हमारे पास कि ये एक प्रिंसिपल है जिसमें हम डिवाइड कर लेते हैं अपनी एक पूरी एप्लीकेशन को इनटू डिस्टिंक्ट मॉड्यूल्स। ठीक है। इन सेंस के हम अपनी एक एप्लीकेशन है हमने रन बनानी है तो हम उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लेंगे जिनकी ओवरलैपिंग हद से ज़्यादा कम होगी ताकि हम आपस में चीज़ें मिक्स ना कर सकें। एक ये चीज़ हो गई हमारे पास। जैसे रिएक्ट में होता है वन वे डेटा बाइंडिंग। आप जो मर्न और वगैरह रिएक्ट करते हैं उनको आइडिया होगा। एमवीसी भी इंश्योर करता है कि हमारे पास एक क्लीन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कोड हो ऑफ यूआई, डेटा हैंडलिंग या सर्वर साइड लॉजिक अलग आते हैं। अब हमारे पास इसमें राउटिंग आ जाती है सिमिलर टू रिएक्ट। राउटर एएसपी का भी एमवीसी जो है हमारे पास वो मैप करता है यूआरएल टू स्पेसिफिक कंट्रोलर एंड एक्शंस। ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास जो टेस्टेबिलिटी आ जाती है विद द जस्ट जो जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का या कंसर्न का। एमवीसी आर हाईली टेस्टेबल। इसमें मैंने खुद भी इसमें यूनिट टेस्ट केसेस लिखी है जो जैसे कि हम रिएक्ट कंपोनेंट्स में हम लिख सकते हैं। एक्स यूनिट होते हैं और एन यूनिट होते हैं एंड एन और भी डिफरेंट होते हैं। और ये चीजें होती हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन आ गया और रेजर व्यू आ गया। अब एक एक स्लाइड जरा आगे जाइएगा, इसको हम इन डेप्थ आगे देखते हैं। अच्छा, जो कोर कॉन्सेप्ट है एमवीसी आर्किटेक्चर का उसके नाम से आप देख लें मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। हमारे पास तीन मेन चीजें हैं। अगर जो हमारा मॉडल होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारी एप्लीकेशन की बिजनेस लॉजिक को। ठीक है। और जो व्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा डिस्प्लेइंग ऑफ डेटा टू द यूजर इंटरफेस। जो हमारा एमवीसी या डॉट नेट पे जो व्यू होता है हमारे पास उसको हम कह रहे होते हैं रेजर व्यू जो एमवीसी में हो रहा होता है। ठीक है। एंड जो कंट्रोलर होता है वो इंटरेक्शन वो एक लिहाज से आप ये कह लड़की सकते हैं कैसी है ब्रिज पता होता नहीं, है। करो। मुझे तो पागल लगती है। कहने जिनका माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दें अपना। जी, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था मॉडल जो होता है वो हमारे पास एप्लीकेशन डेटा या बिजनेस लॉजिक हैंडल कर रहा होता है। जो व्यू होता है वो हमारा यू आई बेसिकली यूजर इंटरफेस को हैंडल कर रहा होता है जिसको हमने अभी मैं आपको पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था रेजर व्यू। उसको हम ये कहते हैं। अब इसके अंदर पार्शियल व्यूज भी आ जाते हैं और रेंडरिंग आ जाती है। वो डिफरेंट वो डिफरेंट चीजें हैं। अब कंट्रोलर होता है जो इन दोनों चीजों को आपस में इंटरेक्शन के लिए हेल्प करता है मॉडल और व्यू को। तो ये होती है। अगर मैंने लेट्स से एक एपीआई बनानी है। ठीक है। एक एपीआई है मेरे पास गेट हाँ गेट लॉक यूजर्स। ठीक है। अब वो लॉक यूजर्स वो है मेरे पास जो बेसिकली जिनका पिन रीसेट हुआ हुआ है या प्राइस 5 से ज्यादा कर ली है। ठीक है। अब ये मेरे पास गेट की एपीआई है। आप लोग को एचटीटीपी एट्रीब्यूट्स का तो आइडिया है कि नहीं है? अगर अगर नहीं भी है तो आप चैट बता सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी टू टेल यू अबाउट इट।
ओके, मैं वैसे ही चलता हूँ फिर आगे। HTTP वर्ब्स जो होते हैं बेसिकली हमारे पास, जो हम अपनी APIs लिखते हैं, उसके ऊपर जो हम गेट, पोस्ट, अपडेट वगैरह लिखते हैं, वो चीज़ें होती हैं। गेट क्या करती है हमारे पास, कि जो हमने डेटा फैच करना होता है, तो हम, यस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मॉइस, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। तो जो हमने डेटा फैच करना होता है, तो हम उसको एक एट्रीब्यूट मार्क कर देते हैं ऊपर कि ये जो एपीआई है, कि गेट की एपीआई है, इट विल ओनली फैच द डेटा एंड, यस मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मॉडल। मैं पहले आपको मैं एपीआई की थ्रू लेके जाता हूँ आपको। तो जो हमारी गेट की एपीआई होती है वो फैच करती है, जो हमारी पोस्ट की होती है वो बेसिकली, जो अगर हमने अपने डेटा के अंदर कुछ इंसर्ट या अपडेशन वगैरह करनी होती है, वो होती है। अब मॉडल, पहला सवाल था कि कैन वी एक्सप्लेन मॉडल। मॉडल बेसिकली यही है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा था। अब मैंने एक एक यूजर, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, इसका एक लॉगिन पेज है, जिसमें एक यूजर ने 500 दफा गलत ट्राइज कर ली है, ठीक है। अब मॉडल क्या करेगा, मेरा मॉडल में मैं क्या लिखूंगा, मॉडल में बेसिकली मैं ये लिखूंगा कि जो मेरा डेटा है, या जो मेरा मेथड है, ठीक है, जो मेरी डेटाबेस से वो करेगा, फेच करेगा, मुझे ला के देगा सिलेक्ट स्टैटिक। मैं एक बिल्कुल इजी इजी सिलेक्ट स्टैटिक में इसके और अच्छे वेज दे सकते हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉग यूजर टेबल वेयर यूजर प्राइस इज ग्रेटर देन 5। तो ये जो मैं बिजनेस लॉजिक या इस तरीके की मैं चीज दिख रहा हूँ, जो मेथड्स अपने बना रहा हूँ, या मैं हाँ जो फेच करके लाऊंगा और फिर इसको स्टोर करवाऊंगा एक लॉग यूजर के मॉडल के अंदर, जो ये डेटा रखेगा अपने पास, उसको हम कहते हैं मॉडल। और जो व्यू है, जो मेरी लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज आप किसी भी चीज का पोर्टल का देखते हैं ना, जो वहां पे आ रहा होता है, अगर हम बार बार गलत ट्राइस करते हैं, तो हमारे पास रेड का नीचे बार आ जाती है, या नोटिफिकेशन आ जाता है, उसको हम कहते हैं व्यू। व्यू पे वो क्या होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा टू द यूजर, वो होता है हमारा व्यू। एंड कंट्रोलर क्या होता है, वो हमारा कंट्रोलर वो होता है जो इस मॉडल और व्यू के दरमियान इंटरेक्शन करने में हेल्प कर रहा होता है। इन शॉर्ट ये चीज़ है। अगर आपको भी समझ नहीं है तो मैं एक और एग्जांपल की तरीके से समझा सकता हूँ, तो काइंडली मुझे बता दें। यस, व्यू किस पर्सपेक्टिव से है, व्यू उसी पर्सपेक्टिव से हम कह सकते हैं, इट इज अ क्या नाम है, फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल, बैक एंड पे जो हम यूआई की जगह रिस्पॉन्स देते हैं। अब मैं आपको बता रहा था, हमने एक एपीआई लिखी गेट की, हमने उसमें कोई भी चीज़ फेच करनी थी, हम फेच करके एक, लेट्स से हम जेसन ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हम वो जेसन ऑब्जेक्ट अपने व्यू को भेज देते हैं, और व्यू उसको डिस्प्ले करवा देता है, जिस तरीके से हमने व्यू में कोड किया होता है उस तरीके से। कोड फर्स्ट अप्रोच, बहुत अच्छा ये आपका सवाल है। अब इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, हमारे पास होती है कोड फर्स्ट अप्रोच, और हमारे पास होती है डीबी फर्स्ट अप्रोच। ये हम जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली हसन आपको अपने प्रोजेक्ट में भी दिखा देगा। तो कोड फर्स्ट अप्रोच, और बेसिकली हमारे पास यही होती है कि हम अपने ना डिफाइन कर लेते हैं मॉडल्स पहले ही अपने कोड से, फिर हम अपनी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन Can वगैरह। you hear me? जैसे श्योर। हेलो। अच्छा, तो कंटिन्यू रखिए सुमान भाई। ओके, सो अब अगली वो कहते हैं हम डिसाइड काइंडली। जी नेक्स्ट स्लाइड है। जी बिल्कुल, मैं भी वो सवाल पढ़ा था मैं भाई को। हाँ, सेशन एक टेक्निक है जो कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास करने के लिए यूज हो सकती है।
सेशन एक सर्वर साइड स्टोरेज मैकेनिज्म है, आपको आइडिया ही होगा, जो यूजर स्पेसिफिक डेटा को स्टोर करती है। आप सेशन का यूजर टैब करते हैं, बेसिकली अपने टैब्स टैबिंग कर लेते हैं, मतलब स्टोर कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, जो आपको डेटा को मल्टीपल रिक्वेस्ट के लिए या मल्टीपल व्यूज के दरमियान रिजर्व करना हो। अब कंट्रोलर में डेटा सेशन में स्टोर किया जा सकता है और फिर हम व्यू में उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, ये एक तरीका है। अ, और मोस्टली जो वे होता है, हम टेम्प डेटा व्यू डेटा ही यूज करते हैं। अब ये आपकी नीड्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के तरीके से हो सकता है कि आपने किस टाइम सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है। अब रिसेंट एक मेरे पास था जिसमें हम रैबिट एमक्यू या कैशिंग यूज करके हम उस डेटा को परसिस्ट करके उस ब्राउजर पे फॉर अ पर्टिकुलर, वही बात आ गई ना कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और हमने उसको किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज के लिए वो करना है, अप्रोच करना है। तो ये चीज है। अब लाइफ साइकिल ऑफ एमवीसी रिक्वेस्ट यही है कि राउटिंग से लेके हमारे पास रिस्पॉन्स तक, जब हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है तो राउटिंग हमारी क्या करता है, अ, अपना जो रिक्वेस्ट आती है उसको स्पेसिफिक कंट्रोलर या एक्शन के पे लैंड करवा देते हैं। अब मजे वाली बात है, इससे पहले भी एक चीज होती है, वो होते हैं हमारे मिडलवेयर। जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होती है तो हमारी एक प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल होती है या ऐप डॉट जेसन फाइल या स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल होती है, जहाँ पे हमारे मिडलवेयर्स होते हैं। तो मिडलवेयर्स हमारे सबसे पहले काम करते हैं, और वो ये करते हैं कि ये बेसिकली एक कोर का कॉन्सेप्ट है, ये एमवीसी का नहीं है, बट अगर जब हम राउटिंग की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोग को ये भी बता दूं। एक ही छोटा सा कंपोनेंट होता है जो एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और अगले मिडलवेयर को फॉरवर्ड करता है, और ये रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, जिस जैसे कि इसका नाम है मिडलवेयर, ये बीच में आके अपनी प्रोसेसिंग करके आगे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देता है, और उसमें एक राउटिंग का मिडलवेयर भी होता है। तो राउटिंग एज इट इज, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये मैप करती है इनकमिंग रिक्वेस्ट को स्पेसिफिक कंट्रोलर्स पे और एक्शन पे। अब कंट्रोलर्स पे मल्टीपल एक्शंस होते हैं, जो एक्शंस होते हैं वो हमारे रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी लॉगिन की, लॉग यूजर की, तो वो भी यही थी कि हमारे पास एक कंट्रोलर है, लेट्स से हम उसका नाम रख देते हैं लॉग कंट्रोलर डॉट सी एस, और उसके अंदर एक एक्शन मेथड है जो हमारे पास गेट यूजर डेटा था। अब वो गेट लॉग यूजर डेटा, अब वो गेट की रिक्वेस्ट है। वो क्या कहते हैं, हमारे पास रिक्वेस्ट आई, उसने इंटरेक्ट किया हमारे मॉडल के साथ, और उसने जो जनरेट की एक जेसन फाइल, ठीक है, और उसने व्यू पे रिटर्न करवा दी। अब उसका एक व्यू था, जैसे कि एक व्यूअर ने मेरे से पूछा था कि फ्रंट एंड भी होता है हमारे पास व्यू रेंडरिंग टाइप, तो इन सेंस हम बिल्कुल वही होता है हमारे पास फ्रंट एंड परस्पेक्टिव से ही है वो, कि जो हमने अपना डेटा हमने रिजल्ट बैकएंड से निकाल लिया, अब उसको हमने अपनी मर्जी से हमने व्यू पे फ्रंट एंड पे रेंडर करवाना है, तो उसको हम कहते हैं व्यू रेंडरिंग। अब व्यू रेंडरिंग पे हमारे पास जैसे आप लोगों ने डॉट सी एस, आप लोगों ने एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी वगैरह यूज किया है, तो एमवीसी में होता है डॉट सी एस एच टी एम एल, ये एक्सटेंशन का नाम होता है जो हमारी व्यू की होती है। और इसमें एच टी एम एल और सी एस एस जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी बूटस्ट्रैप इस तरह की चीजें यूज करके हम अपना एक व्यू बनाते हैं, और हम उसको रेंडर करवा देते हैं, और एक ऑब्वियसली क्लाइंट को एक HTML का एक जनरेटेड रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब एक ये चीज है कि हमारे पास जो एप्लीकेशंस हैं जो लार्ज स्केल पे बनी हुई हैं, जो डॉट नेट पे आप कह सकते हैं, एक सबसे सबसे बड़ी है, वो है स्टैक ओवरफ्लो। अगर आप उसका भी ब्लॉग पढ़ें जाके तो आपको आइडिया होगा कि वो भी एमवीसी पे बनी हुई है विद एसक्यूएल सर्वर आई गेस 2008 एंड एमवीसी आर्किटेक्चर पे ही बनी हुई है वो। और इसी तरीके की जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्स जैसे आउटलुक है, और हमारे पास और भी मल्टीपल एप्स हैं। तो अगर किसी का आपको सवाल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। Let me just open the chat. Okay. How do we register dependency injection in ASP.NET Core? अच्छा, तो बेसिकली अगर सुभान इसका आंसर अगर मैं देना चाहूँ तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को रजिस्टर करने के लिए हम इसकी जो मेन फाइल होती है वो program.cs फाइल होती है।
तो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड करने के भी तीन मेथड, तीन कह लें उसके स्कोप्स होते हैं, एक ऐड स्कोप, ऐड ट्रांजिएंट एंड ऐड सिंगलटन। अब ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो हम ये बेसिकली जो भी आपने सर्विस आपने कॉल की होगी वो सर्विस को हम बेसिकली वहाँ पे इंजेक्ट करेंगे इन प्रोग्राम डॉट सी एस इन बिल्डर। बेसिकली बिल्डर एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं आपको जब इन प्रोजेक्ट दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी इन लाइव डेमो कि हम कैसे कर सकते हैं। और वहाँ पे बेसिकली ये हमने इंजेक्ट करनी होती है, रजिस्टर करनी होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन कोर के अंदर। सॉरी मैं हसन आपको काटूं, मैं और इसको अगर ब्रेक डाउन करूं, वो जो आपने बीच में बात की थी ऐड स्कोप, ऐड सिंगल एंड ऐड ट्रांजिएंट की, ये बेसिकली हमारे पास होती है सर्विस लाइफ टाइम। तो ये एक जो हम सर्विस रजिस्टर करेंगे कब तक चलेगी, और जब इसका इंस्टेंस बनेगा और जब ये शेयर्ड होगी। जैसे हमारे पास ऐड स्कोप होता है, इसका लाइफ टाइम होता है कि जब हमारे पास ये होती है एक जुड़ी हुई एक सिंगल HTTP रिक्वेस्ट की, मतलब इसका बिहेवियर इस तरीके से होता है जब एक नई इंस्टेंस बनती है हर एक रिक्वेस्ट में, मतलब वंस पर रिक्वेस्ट, तो ये शेयर्ड होती है ऑल अक्रॉस कंपोनेंट्स हैंडलिंग दैट रिक्वेस्ट। और इसी तरीके से जो हमारी एड सिंगलटन होती है, ये एक पूरी एप्लीकेशन की लाइफ टाइम तक वही सर्विस हमारी लास्ट कर रही होती है। तो उसका एक सिंगल इंस्टेंस बन जाता है और शेयर्ड हो जाता है अक्रॉस ऑल कंपोनेंट्स थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ टाइम। जैसे कि हमारी कैशिंग सर्विसेज होती है या कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज होती है, इनको रिक्वायर नहीं होता पर रिक्वेस्ट या पर कंपोनेंट कस्टमाइजेशन की। इनको ये रिक्वायर होता है, जैसे कि आपको आइडिया ही है, अगर हम एक छोटी सी एग्जांपल लें कि मैंने एक चीज़ है, उसको मैंने बार बार अपडेशन करवा के पूरी एप्लीकेशन के लाइफ टाइम के थ्रू मैंने उसको चेक करना है, हमारी कैशिंग सर्विसेज को। तो मैं ये नहीं चाहता कि एक रिक्वेस्ट आए तो फिर वो चेंज हो, दूसरी रिक्वेस्ट आए तो फिर वो चेंज हो। मैं ये चाहता हूँ कि वो पूरी सिंगल एप्लीकेशन पे वो एक ही दफ़ा चले और उसकी अपडेशन होती जाए, इंक्रीज होती जाए। तो जब एक रिक्वेस्ट आएगी जो 1 हो जाएगी, जब दोबारा आएगी तो वो 2 हो जाएगी, दोबारा आएगी तो वो 3 हो जाएगी, क्योंकि वो एक ही इंस्टेंस है जो पूरी एप्लीकेशन की लाइफ टाइम में चल रही है। और लास्टली हमारे पास जैसे सर ने बात की थी एड ट्रांसिएंट है। तो ये इंस्टेंस तब बनती है जब हमारे पास जब एवरी टाइम बेसिकली जब हमारे पास ये रिक्वेस्ट होती है, तो जब हमारे पास अगर हमने कोई यूटिलिटी या हेल्पर क्लासेस वगैरह बनानी हो तो हम तब इसको करते हैं। तो आगे हसन कंटिन्यू कर लें, मैंने बस ये चीज़ ऐड करनी थी ताकि हम clarity से अच्छा, ये जो आप मूसा ने लास्ट सवाल किया, वुड यू सजेस्ट डॉट नेट फॉर फ्रेशर? असल मसला ये है कि ना डॉट नेट जो है ना वो हम भी जब यूनिवर्सिटी में थे ना तो सबसे पहले जो हमारा सवाल होता था, ये क्वेश्चन होता था, वो यही होता था कि हम मंड सीख लें, मीन सीख लें, ठीक है, एंगुलर कर लें, रिएक्ट कर लें, नेक्स्ट कर लें, ठीक है। हम अब इस अटेंडेंस में भी ना जितने भी लोग हैं ना उनमें से मैंने 2-3 लोग देखे हैं जो डॉट नेट को ना बेसिकली डॉट नेट पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंडस्ट्री में जाके डॉट नेट पे उन्होंने भी हो सकता है यूनिवर्सिटी लाइफ में काम ना किया हो। डॉट नेट पे ना बेसिकली बहुत कम लोग काम करते हैं। और हम जब इंडस्ट्री में गए हैं, हमें डेवसिंग में ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं। तो जो डॉट नेट है ना एज अ फ्रेशर, वो आपको अगर आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है और आपने लॉन्ग स्केल में जाना है, ठीक है, तो मैं लाजमी सजेस्ट करूंगा कि आप डॉट नेट करें, ठीक है, अपना फाइनल ईयर डॉट नेट में करें, ताकि आपको अगर मार्केट में आप देखेंगे तो डॉट नेट की बहुत जॉब्स हैं, ठीक है। असल मसला होता है कि जब हम इंडस्ट्री को हम जानते नहीं होते कि इंडस्ट्री में बेसिकली चल क्या रहा है, हमें सिर्फ मेन चीज़ें यही हो रही होती हैं कि यार मंड चल रहा है, मीन चल रहा है, ये रिएक्ट आप सुनते हो, आपके सीनियर ने रिएक्ट में किया, आप भी रिएक्ट में करने लग जाते हो, ये सीन सब इसी लाइन में जा रहे हैं। हम डिवर्सिटी नहीं देखते कि कितनी डिवर्स है मार्केट, ठीक है। तो मैं लाजमी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में या 4th में है तो डॉट नेट में आके एक दफा लाजमी ट्राई करें, क्योंकि ये जो 4th और 6th के बाद जो सेमेस्टर होते हैं ना, ये ट्राई सेमेस्टर है, ठीक है। और फाइनल ईयर आपने उसमें करना है जो आपने ट्राई किया हो, ठीक है। हमने भी फाइनल ईयर इसमें नहीं किया था, हमने भी रिएक्ट में किया था,
ठीक है, लेकिन जब हम मार्केट में गए हमें पता मार्केट में जाके लगा कि असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल, ठीक है, जैसे तो पार्टी ने बात की है कि इफ समवन हैज ऑलरेडी लर्नड स्टैक, तो बेसिकली हसन और मैंने दोनों ने ना, हम अपने एक कंपनी से इन्वॉल्व ऑन, आई डोंट नो आपने नाम सुना नहीं सुना, सॉफ्टवेयर हाउस से ही हमने ब्लॉकचेन की हुई थी पहले। हम सर्टिफाइड ब्लॉकचेन डेवलपर थे उनके। तो हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी किए थे और हमारा एफआईपी भी ब्लॉकचेन पे था और रिएक्ट पे था। तो आई गेस एक डेवलपर का लर्निंग कर्व कभी नहीं रुकता कि हम ये कह सकते हैं कि मैंने एक स्टैक सीख लिया तो अब मैं क्या करूँगा। तो और यही अगर आप सोच। कहते हैं कि आपने लेट्स सपोज अगर आपने फ्लास्क लेट्स सपोज आपने अगर अभी रिएक्ट सीख लिया, ठीक है, तो ये नहीं होता कि रिएक्ट आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि डॉट नेट भी रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट होती है, डॉट नेट एंगुलर के साथ इंटीग्रेट होती है, डॉट नेट मैं अभी जिस प्रोजेक्ट पे लाइव काम कर रहा हूँ उसमें रिएक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आपका रिएक्ट भी है, तो अगर रिएक्ट आपने स्टैक सीखा हुआ है, तो डॉट नेट बैकएंड के लिए अगर आपने फुल स्टैक में जाना है ना, तो आप डॉट नेट को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, उसको चेक करें कि उसमें है क्या। वो बेसिकली हम देखते हैं कि जो ऊपर ऊपर से है, हम इनसाइड नहीं जाते यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो इस वजह से ना लाजमी आप ये इसको एक दफा एक्सप्लोर करें। अच्छा बिलावल, बेसिकली डायरेक्ट मैंने मैंने खुद डायरेक्ट एमवीसी से स्टार्ट किया था। मैंने वेब फॉर्म्स या WPF या दूसरी एप्लीकेशन से नहीं मैंने किया था। मैंने डायरेक्ट ही एमवीसी से किया था। और एमवीसी इज ए क्लीन आर्किटेक्चर। उसके बाद मैंने देखे थे क्लासिक एएसपी किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद मैंने देखा था वेब फॉर्म किस तरीके से काम करते हैं। फिर मैंने एंड पे जाके देखा कि कोर में क्या हो रहा है। तो इट डजेंट मैटर आप कहाँ से स्टार्ट करें। हाँ, अगर आपने इजी, अगर आप हर एक को ना डिफरेंट तरीके से कुछ चीज़ें इजी लगती हैं। और इसमें ये चीज़ अच्छी है कि इसमें डिफरेंट एवोल्यूशन है हमारे पास जैसे आपको स्लाइड्स में मैंने बताया भी था कि हमारे एमवीसी भी है, कोर भी है, क्लासिक भी है हमारे पास, और वेब फॉर्म भी है। कुछ लोग हैं, मुझे अभी भी मेरे कॉलीग्स हैं जिनको वेब फॉर्म्स इजी लगते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादा काम उस पर किया हुआ है, वो पहले से उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये है चीज़ें। तो आई वुड सजेस्ट वैसे कोर पे काम करें, कोर से ही शुरू करें बंदा, वो इजी होगा। अच्छा, एक फाइक ने सवाल किया हुआ है कि मन स्टैक सीखा हुआ है। अच्छा, अगर आपने मन स्टैक सीखा हुआ है ना, तो फिर आपने ये आप आज का सेशन ले रहे हैं, इसमें आपको पता लग गया कि डॉट नेट के अंदर ये वाली चीजें हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता इस टाइम आप किस सेमेस्टर में हैं। ठीक है, अगर तो लेट्स सपोज आप ग्रेजुएट हो गए हैं या होने वाले हैं, ठीक, या अगर आप तो फोर्थ में हैं, तो फोर्थ वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने बेशक मर्न सीख लिया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके पास इंडस्ट्री में मर्न की भी बहुत जॉब है, मर्न की रिमोट जॉब भी बहुत है। ठीक है, डॉट नेट की रिमोट जॉब्स इन कंपेरेटिव एक्सपीरियंस मांगती हैं। ठीक है, तो आप मन बेशक साथ साथ लेके चलें। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, या सुभान जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो हमने सेकंड के बाद पाइथन की। पाइथन हमें इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, हमने फिर रिएक्ट की, मैंने इसमें नेक्स्ट भी की। ठीक है, उस टाइम ये नए नए फ्रेमवर्क्स आए थे, नेक्स्ट, व्यू, इस तरह के फ्रेमवर्क्स थे, हमने वो भी किए। उसके बाद जब फाइनल ईयर आया, तो फाइनल ईयर में ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो हमने ब्लॉकचेन भी करने लगे। तो इस वजह से हम ये नहीं कहते कि अगर आपने एक स्टैक सीखा ना, तो ये आप उस पे ग्रिप करें, बाकियों को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, ताकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि यार हाँ, इसमें हम ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं दो तीन सवाल के मैं जवाब देना चाहूँगा। क्योंकि हाँ, ये हमारे पास। जुबैर जमील ने सवाल पूछा, वुड यू शेयर समथिंग अबाउट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर इन डॉट नेट। अच्छा, अब प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, अगर लेट्स सपोज सुबह ना आपने स्लाइड सारी करवा दी है हाँ ना। हाँ, एक मुझे आप सिर्फ 2 मिनट देंगे, दो तीन सवाल हमने मिस कर दिए, मैं वो पढ़ रहा था तो मैं जवाब दे दूँ। हाँ, अच्छा, एक सवाल था कि हाँ, दे दें, ओके। डॉट नेट में क्या वेब फॉर्म्स या प्रीवियस फ्रेमवर्क का यूज़ या बेनिफिट है। तो डॉट नेट पे ना वेब फॉर्म्स और पुराने फ्रेमवर्क का अभी भी यूज़ है। मैं अभी फ्राइडे को ही एक अपने कंपनी में, अपनी क्योर एमडी में
अपने काम करके आया हूँ कि मैंने अपने क्लासिक के पेज को वेब फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो बेसिकली अब ज़्यादा स्पेसिफिक सिनेरियो तक लिमिटेड है, क्योंकि फ्रेमवर्क ये जो है ना उन प्रोजेक्ट्स में अभी भी यूजफुल है जो लेगेसी सिस्टम है या जहाँ स्पेसिफिक कॉन्स्ट्रेंट्स हमें मिलते हैं। तो वेब फॉर्म जैसे मैंने आपको बता दिया था, इवेंट ड्रिवन मॉडल वगैरह, तो मैं इसमें ज़्यादा दोबारा नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यही बात है, कोर कंसेप्ट यही है कि अगर कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज तक लिमिटेड है, तो मैं इसलिए एक और का मैंने जवाब दिया था कि उनको, हाँ, बिलावल पे कि क्या चीज़ से स्टार्ट करने से, तो आप उससे कोर से स्टार्ट करें। क्लासिक जब एक चीज़ की आपको कंसेप्ट हो जाता है तो दूसरे में शिफ्ट करने में आपको कोई मसला नहीं होता। इसके साथ एक सवाल था कि I wanted to use .NET in my FFP, but it was too much difficult. It's totally fine. अगर आपने नहीं भी यूज किया, हम किसी को लाइक वो फोर्स नहीं करेंगे कि यही बेस्ट लैंग्वेज है, तो इसी को ही यूज करें। जो अगर आपने एक चीज ट्राई की है और आपको उससे अच्छी चीज मिल गई जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, तो गो फॉर इट। और इसके अलावा आर्किटेक्चर की इन्होंने बात की थी। आर्किटेक्चर अगर मैं थ्योरेटिकली बताऊं तो हमारे पास कॉमन आर्किटेक्चर कुछ पैटर्न्स है हमारे पास .NET पे। सबसे पहले तो मोनोलिथिक है, आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा उसका। उसमें बेसिकली यही होता है, मोनो का मतलब होता है एक, यानी ये जो सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी यूआई, बिजनेस लॉजिक और डेटा एक्सेस की चीजें, वो एक सिंगल प्रोजेक्ट में होती हैं और एक साथ डिस्प्ले होती है। ये बेसिकली तब हम यूज करते हैं आर्किटेक्चर जब हमने सिंपल और स्मॉल एप्लीकेशन बनानी हो, जब हमने इसको ज्यादा स्केलेबल ना बनाना हो उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को। और इसी तरीके से फिर हमारे पास लेड आर्किटेक्चर हो जाता है और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आ जाता है। लेड आर्किटेक्चर वही होता है कि हमने अपनी चीज एप्लीकेशन को ना एक इनटू, कह सकते हैं कि लॉजिकल लेयर्स में वो डिवाइड कर दिया होता है। जैसे हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर या प्रेजेंटेशन जैसे नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि हम इसमें यूजर इंटरेक्शन, यूआई यूएक्स वगैरह की चीजें हम संभालेंगे। बिजनेस लॉजिक लेयर हो जाती है जिसमें हम बिजनेस रूल्स एंड लॉजिक। अच्छा सुभान, इसके इसके अलावा भी ना कई आर्किटेक्चर हैं, जैसे एसओए आर्किटेक्चर है, क्लीन वो मैं आर्किटेक्चर है। बिल्कुल इवेंट ठीक है ड्रिवन तो आर्किटेक्चर है, बिल्कुल ठीक है वो तो काफी ये वो अमेजिंग है। आपको आपकी डॉटनेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है। इस वजह से आप अगर किसी स्पेसिफिक पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, मैंने एसओए आर्किटेक्चर, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर पे काम किया है, कॉमन आर्किटेक्चर पे काम किया है। इसने अभी जो आर्किटेक्ट बताए, मोनोलिथिक, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्ट, इन पे काम किया है। हेक्सागोनल ठीक भी है तो ये, हाँ यस बिल्कुल ऐसे ही है। मैं और सुभान अक्सर इकट्ठे ही काम करते हैं, इस वजह से हमें ये इशू नहीं होता। एक सवाल है, आई एम फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर सो दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा अब्दुल मोइज, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से है ना तो फिर ना मैं आपको एक बात कहूंगा कि ना अपना ना मेन फोकस जो है ना इस टाइम किसी एक लैंग्वेज पे करें। ठीक है, कि एक लैंग्वेज सीखें, उसका ना ऊप और डीएसए आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप जो उसमें मेन बेहतर हो फोकस होना जाएंगे। चाहिए फ्रेशी फ्रेशी इंसान की जिनका भी बेशक एंड तक ही बेसिकली एक एक डेवलपर का मेन फोकस होना चाहिए कि ना वो अपनी लॉजिक किस तरीके से अच्छे तरीके से बिल्ड कर रहा होता है। हर एक को ऊपर से नहीं आती लॉजिक, आपको बार बार अच्छा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये एक ऐसी चीज है जो रिपीटेटिव वर्किंग से काम करती है। जैसे हम बता था डेटा स्ट्रक्चर, डीएसए एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। तो फिलहाल जो स्टार्टिंग वाले सेमेस्टर्स में वो किसी एक लैंग्वेज को पकड़ें। ठीक है, आप पाइथन पाइथन इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, आप उसी को पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपने कॉन्सेप्ट्स रिव्यू करना शुरू करें तो आगे। अच्छा, इसमें एक वलीद भाई ने लास्ट क्वेश्चन पूछा है, उसके बाकी सवाल हम एंड पे भी कर लेंगे। एक वो हमें उस्मान भाई कह रहे हैं कि ना प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दें, तो वो भी हाँ दिखा दूंगा। और ये वलीद भाई का लास्ट सवाल मैं आंसर कर दूं कि बट द इंटरव्यू आल्सो आस्क फॉर वीबी डॉट नेट। अच्छा ये ना आप जब भी कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हैं ना, आप इंटरव्यू की ना रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ रहे होंगे फिर उस टाइम। अगर आप इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट, इंटरव्यू की जो को वो प्रो ये जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना, इसके अंदर लिखा होता है कि हमने ये बीबी के बारे में पूछना है।
ठीक है। अगर उनका प्रोजेक्ट चल ही वीबी का रहा होगा ना, तो वो लाजमी आपसे वीबी का पूछेंगे, ठीक है। और अगर उनका प्रोजेक्ट वीबी या वेब फॉर्म्स या इसका नहीं चल रहा होगा ना, वो आपसे कभी भी वीबी का नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हुए हैं, मैंने ऑलमोस्ट 50+ इंटरव्यूज डिफरेंट कंपनीज में दिए हुए हैं, और वो सेम यही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं कि जब जेडी आपने जिस हिसाब से जेडी होगी ना, उसी हिसाब से ना आपका काम वो क्वेश्चनिंग होगी। और ये मैं हसनैन, अगर आप ऑफ करें स्क्रीन शेयर, तो मैं एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि ना एक अच्छा, वैसे एक सवाल था जी जिसमें जी मैं जी, खुला आप था। उतनी हाँ, मैं एक वो कि हम एप्लीकेशन में आर्किटेक्चर्स को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, एमवीसी को रिएक्ट जेएस में या फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को। अच्छा, तो अगर हमने एमवीसी को नेक्स्ट जेएस में करना है, तो जैसे कि नेक्स्ट जेएस है रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क, तो एमवीसी का ट्रेडिशनल इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली नहीं होता। बट हम अपने प्रोजेक्ट को आई गेस इस तरीके से हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि हम अपना एक बैकएंड एपीआई यानी मॉडल्स बनाएं। बिल्कुल तो बैकएंड के लिए हम RESTful एपीआई से ग्राफ यूज कर सकते हैं, और व्यूज के लिए हम रिएक्ट कंपोनेंट्स और नेक्स्ट के पेज पर कंपोनेंट्स हैं, तो आपका व्यू लेयर बनते हैं, या रिएक्ट के डेकोरेटिव यूआई यूज कर सकते हैं। और इसी तरीके से एपीआई राउट्स के लिए हम कंट्रोलर्स, वो नेक्स्ट के एपीआई राउट को कंट्रोलर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि वो सुभान ने इनकमिंग इसका हैंडल कर सकें। सही, सुभान ने इसका और हाँ, सही मॉडल और व्यूज को आंसर ले दिया। सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को करके देखें, तो वो यही है कि डिवाइड कर लें अपनी, अब ऐप को ना छोटी छोटी सर्विसेज में तोड़ लेते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ अपने क्योर एमडी में, तो वहां भी हमने काफी, हमारी 21 से 25 सर्विसेज हैं जो माइक्रो सर्विसेज हैं, कि हमने छोटी छोटी सर्विसेज में तोड़ ली है। ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, लॉगिन सर्विस, और हर सर्विस का आप कह सकते हैं एक डेटाबेस होना चाहिए। और कम्युनिकेशन के लिए सर्विसेज के दरमियान हम रेस्टफुल एपीआई, रेस्ट एपीआई या मैसेज ब्रोकर, जैसे मैंने आपको बात की थी, एज्योर एमक्यू, एज्योर एमक्यू, सॉरी, रैबिट एमक्यू, एज्योर सर्विस बस, या काफका यूज कर सकते हैं। और डिप्लॉयमेंट्स सेपरेटली कुबरनेटिस वगैरह में, और ये, और इस तरीके से हम वो कर सकते हैं। तो मतलब इतना कोई ये मुश्किल नहीं है, बट यस इट इज टाइम टेकिंग। तो बाकी जैसे ना आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट से, जिनके प्रैक्टिकल वगैरह के सवाल थे कि आर्किटेक्चर या कोड हमको भी दिखाता है, ताकि तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। जो भी होंगे आप मैसेज यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिएगा। बस जूम कर लें थोड़ा कोड पे। अच्छा, रिजा का सवाल है कि हम इसमें बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को बिल्ट इन होता है। नहीं, बिल्ट इन नहीं होता, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, या हम डाउनलोड करके ऑब्वियसली अपने रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, या हम इंस्टॉल कर सकते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप, जिससे कोर में होता है। और अगर हम एमवीसी वगैरह फ्रेमवर्क की बात करें, तो ऑब्वियसली हमें वो रेफरेंस करना पड़ता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं।
हाँ, कस्टम स्टाइलिंग बेसिकली अगर हम कोई भी पेज बनाते हैं ना, तो हमारे पास एक व्यू आ जाता है उसका। ठीक है, और हम उसको अपने तरीके से सेट कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर आप बिल्डिंग या जो भी लें। जैसे आप सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट लिखते हैं किसी भी पेज के लिए, जैसे हसन ने आपको ये दिखाया हुआ है, ये पेज खोल के ये कस्टम स्टाइलिंग से के थ्रू ही बना है। हम अपने टैग्स डालते हैं, ब्लॉक टैग HTML, और उसके अंदर हम अपने तरीके से स्टाइलिंग उसको कर लेते हैं। वो अपनी बिल्डिंग, अपनी क्लासेस बना के और एवरीथिंग। ये एक हमने प्रोजेक्ट बनाया था बेसिकली, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट प्लेस थी। और जिस किस्म का ऑडियो नहीं चल रहा, wait। ओ सॉरी, मेरा माइक म्यूट हो गया था। तो ये सुभान ने आपको बताया होगा कि इसमें बेसिकली ये हमने सारा यूनिवर्सिटी, ये एक यूएन मार्केट प्लेस थी, ठीक है, उसके लिए ये हमने ये प्रोजेक्ट बेसिकली बनाया था, जिसके अंदर हमने सारा डाटा शो करवाया हुआ है। अब इसके अंदर जो मॉडल्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो बेसिकली क्या है, डीबी के अंदर डाटा स्टोर करना। अब कंट्रोलर्स क्या है? कंट्रोलर्स बेसिकली क्या है कि उसके अगेंस्ट जितनी भी लॉजिक है ना, यानी कि आपकी सारी कोडिंग यहाँ पे आती है कि लेट्स सपोज ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ पे शो कराने हैं, ये किसके लिए शो कराने हैं। अगर ये इज फ्लैग है, लेट्स सपोज आप कभी आपने कोई आपको वीडियो आई हो, आपको पसंद नहीं आई हुई, आपने उसको एक फ्लैग दे दिया कि यार ये मुझे अब दोबारा शो ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको अगर फ्लैग दे दिया तो वो क्या आपको दोबारा शो होगी। इस तरह की सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो हम कंट्रोलर्स के अंदर बेसिकली डिफाइन करते हैं। एंड देन व्यूज पे काफी क्वेश्चंस थे, मैंने देखे थे। व्यूज बेसिकली क्या होता है, अगर आपने सिंपल एक डॉट नेट की एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट, एंगुलर या कोई और फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे, ठीक है, फ्रंट एंड, तो आप व्यूज के अंदर ना बेसिकली अपना फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ये हमने सारा व्यू के अंदर डिजाइन किया हुआ है फ्रंट एंड, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन है, डैशबोर्ड है, डिफरेंट इस तरह की सारी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। एंड इसमें उसके अलावा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो बेसिकली ये यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है। अगर मैंने कोई डिपेंडेंसी क्रिएट, मैंने कोई ऐसी की ही नहीं हुई, इसके अंदर पॉलिसीज क्रिएट की हैं, बट इसके अंदर मेरे पास कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। मैं आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट से दिखा सकता हूँ। अब लेट्स सपोज मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, इसका मैं देख लेता हूँ कि हमने यहाँ कोई की हुई है। ये देखें, ये यहाँ पे ये हमने इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट की हुई है। ये मेरे पास एक सर्विस लेयर की वो था, पूरी एक ना कंट्रोलर फंक्शन था। इस कंट्रोलर फंक्शन के से हम क्या कर रहे थे, हम इसकी सर्विसेज यूज कर रहे थे। बेसिकली उन सर्विसेज को हमने कॉल करने के लिए हम उसको प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर लिख देते हैं, ताकि वो हमारी डिपेंडेंसी एक इंजेक्ट हो जाए, ठीक है। और ये एड स्कोप का सुभान ने पहले ही आपको सारा डिफाइन कर दिया कि वो किस लिए होती है, ठीक है। तो अब जब भी हम ये प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो ये वाली जो बिल्डर है, ये बिल्डर क्या करेगा, यहाँ बिल्ड होने से पहले ना ये सब कुछ पहले ही लोड कर देगा आपकी, ठीक है। और ये इजीली आपका मैनेजेबल हो जाता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसके अलावा अगर ये मेन इसका कॉन्सेप्ट है, जो डॉट नेट का स्ट्रक्चर है ना प्रैक्टिकल, वो ये स्ट्रक्चर है बेसिक। इस पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी ने कोई कुछ पूछना है तो वो लाजमी पूछ ले। चाहिए, आतिफ भाई ने अभी एक क्वेश्चन किया कि ASP.NET बेस्ट लर्निंग रिसोर्स। तो ASP.NET जो जहां से मैंने सीखी है ना, वो .NET ट्यूटोरियल्स के नेम से एक वेबसाइट है। अगर आपने ओपन करनी है, अगर आपने थ्योरी से पढ़ना है,
कुछ लोग होते हैं थ्योरी से पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो से पढ़ते हैं। जो ये .NET ट्यूटोरियल है ना, ये बेसिकली रन टाइम बेस्ट जो है ना आपके पास रिसोर्स है .NET सीखने का। Second to the official Microsoft document, obviously. जो उनके माइक्रोसॉफ्ट email है, यस, माइक्रोसॉफ्ट की Microsoft- डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना असल में मैं इस वजह से ये रिकमेंड कर रहा हूँ। सुभान ने बिल्कुल सही बात किया कि क्योंकि ये ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बेस्ट इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी। लेकिन वहां पे क्या थोड़ी सी ना, इन जो स्टार्ट करते हैं ना उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है रिक्वायरमेंट समझना। ये इन्होंने ना इजी वर्ड्स में वो लिखा हुआ है, इस वजह से सिर्फ मैंने ये वाली शेयर किया। लेकिन अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट से पढ़ना चाहता है तो वो लाजमी उधर से भी पढ़ सकता है। अब इसके अलावा वो फाइट ने गो सवाल किया, developer is expected to come up with a web apps UI as well. अच्छा, come up with a web application user interface मतलब इसमें वो उसका डिजाइन बना के देना है, तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड टीम के अंदर इस तरीके से चीजें नहीं होती। जो यूआई खुद से डिजाइन आपको बना के देते हैं, उनके लिए अलग उनकी टीम्स होती हैं, जो यूआई यूएक्स के लोग होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप स्टैक डेवलपर हैं, तो आपने उस यूआई को अपने फ्रंट एंड भी संभालना है, जो आपको डिजाइन दिया जाएगा उसका, और बैक एंड भी संभालना है। अगर आप सिर्फ बैक एंड, देन यू जस्ट हैव टू लाइक मेक दोज एपीआईज एंड वर्क विद द फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मैंने अभी ये पढ़ा है कि इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है या ऐसे ही नहीं। इसमें एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर के अंदर आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशंस ASP.NET के लिए ना एक एक्सटेंशन लाजमी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसका नेम है ASP.NET के नेम से यस नेम है। अगर किसी ने वेब फॉर्म्स के लिए करना है तो उसके लिए वेब फॉर्म्स का इलादा है, नहीं तो ये वाली ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट ये वाला लाजमी करना पड़ेगा, नहीं तो ASP.NET की एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसके अलावा मैं एक स्टार्ट से भी ना प्रोजेक्ट बनाते इसका कैसे हैं या क्या फ्रेमवर्क का कैसे बनना है प्रोजेक्ट, और कोर का कैसे बनना है। तो यहाँ पे जब आप वो इंस्टॉलर से इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो यहाँ पे ना आपको जब यहाँ पे आप सर्च करेंगे ना ASP.NET और ASP.NET कोर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ना चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो मैंने क्योंकि बार बार बना लिया हुआ इस वजह से मेरे यहाँ पे पिन हो चुकी हैं, मैंने खुद भी कुछ पिन की हुई हैं। तो जो ये एक होता है, एक हम बनाते हैं वेब ऐप और एक होती है इसके अंदर वेब एपीआई। अगर आपका फ्रंट एंड रिएक्ट एंगुलर या किसी और फ्रेमवर्क पे है ना सिर्फ फ्रंट एंड, तो आप उसके लिए सिंपल बनाते हैं वेब एपीआई। ठीक है, वेब एपीआई क्या है बेसिकली कि आप एपीआई कोर्स सिर्फ भेजेंगे फ्रंट एंड को, फ्रंट एंड उन एपीआई कोर्स को यूज करेगा और फ्रंट डाटा उसको फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट वेब एप्लीकेशन ही .NET में बनाना चाह रहे हैं तो .NET कोर की भी वेब ऐप ये इस नेम से होती है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहता है तो वो लाजमी रख ले। और ये अगर आपने .NET फ्रेमवर्क में काम करना है तो ये उसकी वेब एप्लीकेशन है। अगर ये इसको अगर मैं क्लिक करूँ और नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आप एम्प्टी अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वेब फॉर्म्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, एमवीसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, .NET फ्रेम में वेब एपीआई क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही होती हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। अगर आप मैं एमवीसी क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझे खुद ही एक व्यू एंड कंट्रोलर क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, और उस कंट्रोलर और व्यू का एक सैंपल डाटा कह लें माइक्रोसॉफ्ट ने अपने से ही क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली रन करूंगा तो वो एक सिंपल स्टैटिक डाटा ना हमें शो कर देगा इस तरह का। अभी क्योंकि मेरी कुछ ये लैपटॉप पे थोड़े से इश्यूज भी हैं, माइट भी इस वजह से वो कुछ हमें शो ना कर रहा हो, लेकिन वो इस तरह का कंटेंट शो करेगा। इसके अलावा सेम वेब एपीआई एंड वेब ऐप वगैरह का भी काम होगा। अगर मैं लेकिन आप वो जो अ, हमने एक और में एप्लीकेशन बनी हुई थी, उसका खोल के भी अगर आप यूज और कंट्रोलर्स वगैरह दिखा दें तो अच्छा रहेगा। यूएन की बात कर रहा हूँ। जी जी।
चाहिए इसके व्यू फ्रंट एंड पे दिखाना है या मैंने बैक एंड से आप कह रहे हो? हम थोड़ा थोड़ा व्यूज और कंट्रोलर्स का गाइड कर रहे हैं और मॉडल्स अच्छा का ठीक इस है ठीक तरीके से दिखा सकते है। अच्छा इसमें अब लेट्स सपोज सबसे पहले जो मेन कंट्रोलर है इसका मेरे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर था। इसमें ना सुबह ने आपसे एक मिड में आपने हैं। मैं उससे एक शायद स्टोरी लेसन क्वेश्चन किया बताता हूँ था। आपको, जी जी। बताता चलूँ ताकि इनको आइडिया हो जाए। अ, जो यह अब एप्लीकेशन आपको दिखा रहे हैं ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जिसमें लोग आते हैं और लोग ही एक डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं और अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं ताकि वो इंटर कम्युनिकेशन करके उस प्रोडक्ट को बेच सकें। इन एसेंस ही OLX की तरह ही है बट फॉर अ डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी एंड इसमें हम चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अब हसन आपको बाकी बता देंगे कि कंट्रोलर्स किस तरीके से ताकि आप लोगों को सेंस बन जाए कि क्या चीज़ क्या काम करे। इसमें ना अभी एक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था कि ना कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू कनेक्ट रिएक्ट जेएस विद डॉट नेट कोर। तो मैं लाजमी ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा ये वाले ये थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन देने के बाद। इसमें सुभान कह रहा है कि हमने बेसिकली आपने या उसने क्वेश्चन किया था डीबी फर्स्ट अप्रोच के बारे में ना। तो और कोड फर्स्ट अप्रोच के बारे में। कोड फर्स्ट अप्रोच बेसिकली ये होती है कि अगर हम प्रोजेक्ट एक क्रिएट करें उसकी डाटाबेस हमने पहले ना बनाई हो कभी, ठीक है, उसकी कोई डाटाबेस नहीं है हमारे पास। हम एक मॉडल लिख लें, लेट्स सपोज मैंने ये लाइक का मॉडल लिख लिया। लाइक का मैंने मॉडल लिखा है कि मेरे पास लाइक की एक मुझे आईडी दे दे। मैं ये टेबल बना रहा हूँ बेसिकली, मैं कुछ और नहीं कर रहा। यूजर आईडी दे दे, पोस्ट आईडी दे दे एंड एक पोस्ट मुझे ना किस पोस्ट पे वो जा रहा है, कौन सी उस पोस्ट की पोस्ट आईडी क्या है और किस यूजर ने उसको लाइक किया उसकी यूजर आईडी क्या है। ये बेसिकली एक फॉरेन की है एक इन सेंस में, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एसक्यूएल सर्वर से भी शो करा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लाइक का मैंने एक मॉडल बनाया, अब मैं चाहता हूँ इसका जो टेबल है ना वो मेरी डेटाबेस में भी क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास ना यहाँ पे बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं ना, जब डॉट नेट का प्रोजेक्ट कोई भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ टूल्स के अंदर ना हमारे पास एक होता है एनजूगेट पैकेज मैनेजर। इस पैकेज मैनेजर के अंदर एक कंसोल होता है। बेसिकली इस कंसोल के अंदर ना हमने दो कमांड्स होती हैं, ठीक है, जो हमने रन करनी होती है ताकि ये जो टेबल है ना हमारा, ये जो मॉडल है ये एक एज अ टेबल मैप हो जाए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इस अप्रोच को हम कहते हैं कोड फर्स्ट अप्रोच। और अगर आपके पास डीबी के अंदर पहले से ही कुछ टेबल्स पड़े हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि उसके मॉडल्स यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप इधर जाते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर ना कुछ वो कुछ यहाँ पे सेम प्रोजेक्ट मैनेजर कंसोल के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं। वो अगर आप गूगल करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। वो कमांड्स आप यहाँ पे रन करेंगे, आपको ना वो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर इस मैनेज वो कॉन्फ़िगर यहाँ किसी एक टैब के अंदर ना वो आपको लाजमी ना शो कर देगा। आप वहां से क्लिक करेंगे सिंपल, तो ये आपके सारे यहाँ पे मॉडल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। ये मेन इसके अंदर है मॉडल्स का और कोड फर्स्ट एंड डीबी फर्स्ट अप्रोच का मकसद मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इसके बाद आता है हमारे पास व्यूज। अब लेट्स सपोज हमारे पास ना लैंडिंग पेज है, एक पेज है जिसका नेम है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज हमारे पास बेसिकली क्या था, ये हमारा बेसिकली ये जो हमारा लैंडिंग पेज था ये लॉगिन करने के बाद जो मेन ये पेज है ना ये लैंडिंग पेज था हमारा। इस लैंडिंग पेज के अंदर ना हमने बेसिकली डिफरेंट वही सेम HTML CSS को यूज करते हुए ना वैल्यूज ऐड की हुई हैं, हाँ ठीक इसमें है। आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें आप कुछ ख्याल करनी बूटस्ट्रैप है। आपने यूज करनी है, बूटस्ट्रैप यूज करें, टेलविंड यूज करनी है टेलविंड यूज करें। सिर्फ रेफरेंसेस जैसे सेम हम जावास्क्रिप्ट और HTML में लगाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे आपने क्या कहते यूज करनी होगी, ठीक है। बाकी जो कंट्रोलर है उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हमारी सारी लॉजिकल थिंकिंग है कि हमने एक प्रोडक्ट है उसको हमने सेल करना है। तो सेल कैसे करना है, हम उसकी सबसे पहले एक आइडेंटिटी उसकी देखते हैं
कि क्या यार जो यूजर है ये वैलिड यूजर भी है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या हम उसका फाइंड करते हैं नेम कि यार जो ये यूजर है इसका सच में ये सेल कर भी सकता है कि नहीं है, क्या ये अनऑथोराइज यूजर तो नहीं है। जैसे हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के अंदर देखते हैं, अगर लेट्स सपोज आप दराज पे जाके कुछ सेल करने लग जाए, जरूरी तो नहीं है वो आपको सेल करने देगा, वो पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन करेगा सब कुछ। सेम एज इट इज यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हमने ये फंक्शनैलिटी यूज की होती है। अगर इसके लिए और कोई क्वेश्चन है तो लाजमी। हाँ, एक माइग्रेशन का, अगर आप बेसिकली माइग्रेशन का यूज़ ना हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर में होता है, ईएफ कोर जिसको कहते हाँ हैं। वो आपके डेटाबेस स्कीमा को ना आपके मॉडल्स के साथ मैपिंग कर देता है। जो आप अपने मॉडल्स को, जब भी आप अपने मॉडल्स को अपडेट करते हैं, जैसे कि कोई नई फील्ड ऐड करते हैं या कोई फील्ड डिलीट करते हैं, माइग्रेशन आपको हेल्प करती है कि डेटाबेस स्कीमा को भी आपके मॉडल्स के चेंजेस के साथ अपडेट किया जाए। अब लेट्स से मैंने एक मॉडल बना लिया है यूजर का। अगर इस प्रोजेक्ट में भी हसन कोई मॉडल खोल ले, हम हसन एक मॉडल खोल लें, वो आपके सॉरी पड़ा होगा अभी मॉडल एक ये एल्यूमिनाई का एलुमिना कोई। पोस्ट का एक मॉडल है। हाँ, एल्यूमिनाई प्रो उसका एक मॉडल है, जैसे कंटेंट, इमेज और आईडी वगैरह। अब मैंने इसमें कोई और फील्ड भी ऐड करनी है एड्रेस की, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मॉडल हमारा मॉडिफाई हो गया। अब मुझे माइग्रेशन जनरेट करनी पड़ेगी। जब आप मॉडल्स में चेंज करते हैं, आपको माइग्रेशन क्रिएट की। अब एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का ये बिल्ट-इन है कि आपके मॉडल्स को डेटाबेस स्कीमा से कंपेयर करेगा और वह माइग्रेशन क्रिएट करता है। जो स्कीमा में रिक्वायर्ड चेंजेस को बताता है कि जैसे नया कॉलम ऐड करना है, पुराना कॉलम रिमूव करना है, या नया एंटिटी जैसे हमने ऐड कर दिया। तो ये और ये बेसिकली फोल्डर बनता है वो। बिल्कुल। और जो माइग्रेशंस होती हैं वो फोल्डर में स्टोर होती हैं, और ये डेटाबेस स्कीमा को अपडेट करने की इंस्ट्रक्शंस कंटेन करती है। जैसे कॉलम को ऐड करना है या रिमूव करना है, वही ये बात। अगर ये अभी जैसे सुभान ने कहा है कि एलुमिनाई पोस्ट का हमने एक टेबल क्रिएट करना है, अब वो ऑटोमेटिकली एंटिटी फ्रेमवर्क बेसिकली जो कोड फर्स्ट अप्रोच है ना, वो ऑटोमेटिकली ये टेबल क्रिएट कर देगी। उसे पता होगा ये आईडी मैंने रखनी है, टाइटल मैंने हेडर में रखना है, कंटेंट, इमेज, पाथ, जो जो आपने यहाँ पे बेसिकली डिफाइन किया होगा ना एलुमिनाई पोस्ट के अंदर, ठीक है, हाँ, वो और इसका यहाँ ये पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डेटाबेस सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है, हमारी वर्जन कंट्रोलिंग हो जाती है। एक लिहाज से हमारे पास ट्रैक कर सकते हैं कि हमारे हमारे डेटाबेस के चेंजेस को, और डिफरेंट इन्वायरमेंट या तो कंसिस्टेंट रख सकते हैं। इसी तरीके की चीज़ें होती हैं जो, और माइग्रेशन की सिंपल कमांड होती हैं, ऐड माइग्रेशन। और अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजर कंसोल से करें, अगर हम CLI से करें, तो वो डॉट नेट EF माइग्रेशन ऐड आगे जो नेम होता है, और इसी तरीके बिल्कुल। की चीज़ें अच्छा, इसके माइग्रेशन। अलावा एक मेरा क्वेश्चन था, एक किसी ने किया था, मुझे नेम्स नहीं याद, सॉरी, जिसका भी था वो क्वेश्चन के रिएक्ट जेएस को हमने कैसे हम डॉट नेट एपीआई के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो ब्रदर जो भी था वो, ये मेरे पास ना एक प्रोजेक्ट है इस टाइम एक क्लाइंट ऐप के नेम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो रिएक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर वाइट हम व्यू वाइट डॉट कन्फिग यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये है तो व्यू के लिए, लेकिन हम ये रिएक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं फॉर कन्फिगरेशन, ठीक है, सॉरी, ये लिखा हुआ है रिएक्ट के अंदर। अब इसकी जो बेसिकली ये है इसका बैकएंड एपीआई, इसको हम कहते हैं गेट, इसको हम इन सेंस नेम देते हैं गेटवे का, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, ये जब ये प्रोजेक्ट हम चलाते हैं ना, ठीक है, लेट्स सपोज ये मैंने प्रोजेक्ट चलाया, हमने इसकी एक हम इसका जो यूआरएल क्रिएट होता है ना, ठीक है, इसका यूआरएल एक क्रिएट होगा। इस यूआरएल को ना हमने बेसिकली इसकी एपीआई सेटिंग्स के अंदर ना हैंडल करना होता है कि यहाँ अभी ये बेसिकली मैंने इसको टारगेट दिया हुआ है डेव का, ठीक है, कि तू डेव से जाके ना सारा डाटा पिक करके ला, ठीक है। अगर मैं इसको 5, ये ना हमने पोर्ट आइडेंटिफिकेशन और इसमें काफी कुछ किया हुआ है, इस वजह से ये डेव का उठाएगा। अगर मैं इसको 5173 पोर्ट पे करूंगा, मास्किंग की हुई है बेसिकली ना हमने पोर्ट्स पे, और अगर मैं इसको सेम 7083 पोर्ट पे इसका फ्रंट एंड चलाऊंगा ना,
तो क्या होगा, ये डाटा पिक करेगा हमारी जो डीबी बनी हुई है, क्या कहते, जो हमारी लोकल डीबी है ना, उसके थ्रू वो यहाँ पे हमने सिंपल इसके अंदर हमारे पास ना बेसिकली पिक लिस्ट ऑप्शन के नेम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर ना हमने ये इसके एपीआई यूआरएल डिफाइन किए होते हैं। ये यूआरएल से सिंपल वो पिक करेगा डाटा, ये यूआरएल फिर इसके ये फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेट होके हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, इसके एक सवाल अलावा था अगर कि कोई हम वैलिडेशंस किस तरीके से ऐड करते हैं। हमारे पास ना वैलिडेशन ऐड करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी वगैरह से हम ऐड कर सकते हैं, या हम मॉडल बिल्कुल क्लास ऐसे, डिपेंडेंट। और हमारे पास एक होती है सर्वर साइड जो मॉडल लेवल वैलिडेशन होती बिल्कुल हैं, ऐसे, जो हम कंट्रोलर्स में हम एक्शन में जाके हम ऐड करते हैं कि एक मॉडल की स्टेट वैलिड है, तो फिर अगर वैलिड है तो ठीक है ये काम कर लो, अगर नहीं वैलिड तो रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पे उसको, 404 पेज पे, 404 तो नहीं बेसिकली एरर पेज पे, या जो भी हमने सेट किया होता है। या इसके हम अपने इस मॉडल के ऊपर ना हम एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हैं मॉडल क्लास के ऊपर, कि जैसे हसन ने बिल्कुल आपको एक मॉडल था हमारा ये लुमिनार का, हमने उसके नेम के ऊपर ये लगा सकते हैं कि स्ट्रिंग लेंथ उसकी 50 हो, अ, और अगर नहीं है तो फिर एरर मैसेज वो शो कर दे कि नेम शुड नॉट लेट्स एक्सीड 50 कैरेक्टर्स, इस लेट्स तरीके सपोज से। मैं यहाँ पे ना इसकी फॉर्म वैलिडेशंस ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अभी वो बेसिकली मेरे पास इसके लिए डाटा एनोटेशन की एक क्लास होती है। बेसिकली ये क्लास है, ये हमें यूज करनी होती है अगर हमने फॉर्म वैलिडेशन ऑन सर्वर साइड ऐड करनी है इन मॉडल्स। ठीक है, तो हमें ये यूज करनी पड़ती है। इसके अलावा जैसे अभी ये इसने स्ट्रिंग लेंथ की बात की कि मेरी स्ट्रिंग लेंथ जो है ना वो 50 हो। ठीक है, तो वो हम या इस तरह आई गेस ऐड करते हैं, अभी मेरे ज़हन में खुद भी नहीं है। इस तरह हम वैलिडेशंस ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके डिफरेंट वेज है फॉर्म वैलिडेशंस ऐड करने के। हाँ जी, आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ मसलन स्ट्रिंग लेंथ। मैं एक मिनट लिख रहा हूँ। हाँ, स्ट्रिंग लेंथ स्ट्रिंग लेंथ ब्रैकेट पैरेंथेसिस 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 में सॉरी कर्व ब्रैकेट से कर बोली 50 ऐसे ही कुछ था। 50 कॉमा एरर मैसेज एरर में 50 के ओके बाद है। ही 50 के बाद ही था। ठीक, ये एरर मैसेज, यहाँ आप एरर मैसेज लिख देते हैं कि यार हम ये हमने इतनी वैल्यूज के लिए आपका जो नेम है ना वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। इस तरह के वैलिडेशन हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। व्यू लेवल पे भी हम, जैसे HTML के अंदर हम यूज करते हैं व्यू लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप अगर लगा अगर हमने इस नेम को रिक्वायर्ड करना है तो हम ऊपर एक एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड का भी लगा सकते हैं सिंपल। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कोई बटन है, आप बटन ये लेट्स सपोज ये बटन है, मैं इसे डिसेबल करना चाहता हूँ, तो ये मैं डिसेबल लिख दूंगा, यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। ये फ्रंट एंड वैलिडेशन हो गया सिंपल। जैसे हम HTML CSS रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं, सेम व्यू वही चीज है। इसके अलावा किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो, इवन अनरिलेटेड टू डॉट नेट या किसी भी तरीके से कोई फ्लो भी से, अगर किसी स्टैक से अगर किसी ने कोई सजेशन लेनी है तो कोई इश्यू नहीं है। कोई डिस्कशन भी करनी है तो इट्स इधर टोटली फाइन। इधर मैंने एक क्वेश्चन पूछा, देखा था, वो मुझे अब जहन में नहीं है किसने वो पूछा था। आतिफ भाई ने आई गेस पूछा था या फाइक ने पूछा था कि हाँ डेफ सिंह, हाँ आंसर सुभान ने दे दिया हुआ है कि डेफ सिंह हैज अ बैड रेपुटेशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। यार बेसिकली जो डेफ सिंह है ना वो हर किसी के ना वो उस पे पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं उतर सकती है जिस तरह की वो कंपनी है। इस वजह से अगर आप उसमें काम करना, अगर आप इजी होके काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके लिए वो कंपनी अच्छी नहीं है। इसमें यही आंसर सिंपल के ऑब्वियसली उनका है। मॉडल किस तरीके से काम करता है एवरीबॉडी नोज, जो कि
मेरे नज़दीक गलत है। आई डोंट नो जी और लोगों के नज़दीक गलत है कि नहीं। डिफरेंट हर हाँ, इसमें हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, तो इसमें हम किसी को ना फोर्स करते हैं ना, अगर आपने कहा आप उस मॉडल पे लेकिन वर्क कर लेकिन सकते मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सारे काम जो डस्टिंग में हो रहा है वो इसी मॉडल पे नहीं हो रहा। जैसे हैं। हाँ बिल्कुल है। मेरा जो था, हसन का भी था, और एक दो और दोस्तों का भी था, वो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स थे। अब सो जिस मेरा आंसर वही है, टोटली सब सब लोग इस तरीके के नहीं है, बट यस मेजोरिटी इज लाइक दैट। अब जिस प्रोजेक्ट में मैं अभी काम कर रहा हूँ उस पे मैं एज अ डेफ मेरी मेल भी उधर डेफसिंग पे की गई हुई है, मैं पता है उनको कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, इस वजह से उधर के मॉडल को हम उधर कुछ मॉडल कुछ है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, इस वजह से ये सब कुछ टोटली आप पे डिपेंड करता है वहाँ पे। इसके अलावा किसी के कोई सवाल हो तो मोर देन हैप्पी टू एंटरटेन। व्हाट इज देयर मॉडल? देयर मॉडल, इन लोगों का मॉडल बेसिकली सूडो प्रोफाइलिंग है, इफ वी टॉक अबाउट इट ओपनली। बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा शो करके मतलब आपको हायर करवाते हैं, इन शॉर्ट। तो यू हैव टू डिफाइन दैट फॉर योरसेल्फ और प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये है। अच्छा, मोस्टली क्लाइंट, अच्छा जब हमने अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी हायरिंग बेसिकली यूनिवर्सिटीज में ही होगी थी, अ, तो जब हम आए थे ना तब पाइथन और मर्न का काफ़ी था। ऐसा ही है सर, पाइथन और बिल्कुल है। मर्न, लेकिन डॉट नेट ऊपर आ रहा था। तो जब हमने 2-3 महीने गुजारे तो फिर मान के प्रोजेक्ट्स आना खत्म हो गए थे, फिर तब से डॉट नेट की भी स्ट्रीम चल रही थी। सो रिक्वायरमेंट करते हैं मोस्टली वो मल्टीपल ही होते हैं, क्योंकि जब एक बड़ी कंपनी होती है सर्विस बेस्ड, तो वो ना अपनी सर्विसेज मल्टीपल चीज़ों में दे रही होती है, तो उनके पास डिपार्टमेंट्स होते हैं, पाइथन के भी डेवलपर्स होते हैं, यूआई के लिए अलग होते हैं, गेम डेवलपर्स भी अलग होते हैं, यूआई यूएक्स के भी अलग होते हैं, और इस तरीके के क्या हर स्टैक के अलग डेवलपर्स होते हैं। तो अच्छा, इधर एक वो बेसिक क्वेश्चन होती है है। एंड पे कि हम कैसे आपको रीच कर सकते हैं, तो ये अब्दुल सुबहान का लिंक्डइन नेम है, आप उसको वहां पे मैसेज कर सकते हैं कि ये मेरा लिंक्डइन नेम है, आप हमें कनेक्ट कर लें, जो भी क्वेश्चन अगर कभी किसी का होता है तो लाजमी भी आप पूछ सकते हैं। सारा रिक्वायरमेंट मल्टीपल चीज़ों की मल्टीपल होती है। काम यही होता है कि आपने अपनी बात मनवानी होती है बेसिकली। जिस कंपनी में क्योरेंटी में मैं काम कर रहा हूँ, तो जो मेरे प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी नहीं की हुई, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। हालांकि उनका 3 साल की एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, और मेरी महसूस हुई कि उनका जो कैलिबर है वो काफ़ी प्रोग्रामर से ज़्यादा अच्छा है। तो आप बस एक स्टैक पकड़ें जो आपको लगता है कि ठीक है मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, तो उसमें आप जाएं और करें। तो आई वुड, अगर आप फ्रेश नहीं हैं तो मैं यही कहूँगा पाइथन वगैरह में जाएं, डॉट नेट हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी ज़रूर ट्राई करें, ताकि आपको आइडिया होता है कि क्या चीज़ से क्या है। यार ये इस भाई ने दोबारा 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 सवाल किया है, तो ना क्या है डियर इशू, ये है कि मैं प्रोजेक्ट डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्रिएट किया, पर ये पता है इस आईएस इसका इशू आता है। यार ब्रदर, आप हमें ना लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लें, मुझे इसका ना कोई एरर सुभान भाई, अगर स्पेसिफिक ये डिफाइन कर लें। सॉरी, जी जी जी। जी जी। अगर ये चाहते हैं तो अपना हैंड रेस करें, हमको माइक अलाउ कर देते हैं ताकि वो आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर लें। हाँ जरूर जरूर जरूर, इजी है, आप वली करें। वलीद भाई आप ना, यार ये जो आपको इशू आ रहा है ना, ये आप काइंडली मेरे साथ लिंक्डइन पे या सुभान के साथ लिंक्डइन पे ना शेयर कीजिएगा। इसका हम लाजमी कोई ना कोई ये सोल्यूशन दे देंगे, ये इतना कोई खास बड़ा इशू नहीं है, वो बेसिकली कोई सर्वर इशू होगा, वो हो जाएगा इजीली।
इसके बाद एक फाइक ने क्वेश्चन किया हुआ है, इन फिफ्थ सेमेस्टर आई वांट टू स्टार्ट अर्निंग, हाउ कैन आई अचीव दैट। अच्छा यार, इसके ना सबसे अच्छा जो आंसर है ना वो ये है कि ना आप फाइवर और अपवर्क पे गिग्स बना लें। ठीक है, फाइवर पे इस टाइम जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपको अगर अर्निंग करनी है ना तो आपको थोड़ा सा ना इन्वेस्ट भी तो शायद करना पड़े खुद पे। ठीक है, कि ना आप खुद ही प्रोजेक्ट बनाएं। ये अप्रोच आप हमारे साथ अगर लिंक्डइन पे मैसेज करेंगे ना तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर समझा दूंगा। यहाँ पे टाइम थोड़ा तो समझानी होगी, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर और अपवर्क से ही स्टार्ट करें तो बेहतर है। हमने भी किया हुआ है, तो इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होती है प्रोजेक्ट लाने में, लेकिन हो जाता है प्रोजेक्ट। इसके बाद फ्यूचर मार्केट आप क्या सजेस्ट करते हैं डॉट नेट और नोट जेएस। अच्छा, फ्यूचर मार्केट ना बेसिकली अगर आप देखना चाहते हैं ना पाकिस्तान की, तो ना अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाना चाह रहे हैं ना, नेटसोल सिस्टम्स, क्योरएमडी या टेक्सल, तो मैं सजेस्ट करूंगा डॉट नेट। लेकिन अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करके ना कह रहे हैं कि मैं माइंड के अंदर ना बेस्ट होके फिर मार्केट के अंदर एक अपना अच्छा नाम करूं, तो फिर आप नोड जेएस में जा सकते हैं इजीली। अच्छा, एंड्रॉयड की वजह से वेब का स्कोप, वेब कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये याद रखिएगा। बेशक एआई आ जाए, कुछ भी हो जाए, वेब का स्कोप हमेशा रहता है। एंड्रॉयड आए, एंड्रॉयड अगर कोई भी चीज़ है ना, अगर आप उसकी एंड्रॉयड बना रहे हो, आप मैक्सिमम लोग उसका वेब बनाते हैं, मैक्सिमम लोग वेब का एंड्रॉयड बनाते हैं, लेकिन एंड्रॉयड की वजह से वेब कभी खत्म नहीं होगी, ये श्योरिटी है। अ, यार ये ज़ोहेब भाई, इसमें कोई मसला नहीं है। मेरे पास ऐसा भी है, मेरे साथ काम कर रहा है डेफ सिंह में, जिसके 4 एफ लगे थे। ठीक है, उसने बाद में क्लियर किए, वो हमारे से पहले डेफ सिंह में उसकी हायरिंग हुई थी। ठीक है, इस वजह से इस पे टेंशन नहीं लेनी। एफ लगते रहते हैं अगर, तो या अच्छी पढ़ाई कर लो, या क्या कहते हैं, थोड़ा स्कोप सीखो। मर्न इज इनफ। वैसे ये कभी अपने हाँ, आप को ओवरवेलम ना करें। आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम भी होता है काफी कुछ चीजों में ना, कि इंसान को आता है लेकिन उसको अंदर से फीलिंग होती है कि नहीं भाई मुझे नहीं आता। इसकी वजह से वो काफी चीजें फेस करके आगे जाके जिससे उसे इश्यूज होते हैं। तो अपनी सेल्फ स्टीम को इतना ना नीचे करें। अपने पे यकीन रखें, अल्लाह पे यकीन रखें, हाँ, बाकी बेस करें। और बिल्कुल जब बिल्कुल तक बिल्कुल। आपका मन आती है कहीं ना कहीं से रास्ते निकल आएंगे। कहीं कब तक आप फ्री बैठेंगे, कब किसी ना किसी टाइम से होगा ना, उस रब की जात पे तो यकीन है। तो बाकी आपको मन आती तो अच्छी बात है। तो फिर और भी कुछ और कर लें अगर आपको तब भी सेटिस्फाई नहीं होते। और लाजमी मन का जो स्कोप है ना रिमोट इंडस्ट्री में भी, वो भी बहुत ज़्यादा है। लेट्स सपोज अगर आप किसी को ट्यूरिंग या अपवर्क पे मन का बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मन जिसको आती है, जो मन पे रहना चाहते हैं, वो कभी भी ना चेंज ना करें अपना स्टेप। ये हम एज अ डॉट नेट डेवलपर आए हैं, हम पिछले 2 साल से डॉट नेट कर रहे हैं, इस वजह से अब हमें मन लग रहा है कि यार वो इतनी ओवरवेलम नहीं होगी। माइंड जो है ना डॉट नेट के ऊपर नहीं आएगी। लेकिन ये हर टाइम आपके केस पे डिपेंड नहीं करेगा। हो सकता है ये हमारे केस पे डिपेंड कर रहा हो, लेकिन आपके केस पे ना कर रहा हो। नेक्स्ट ईयर में काम कर रहा हूँ डेवसिंग में डेवसिंग के अलावा भी ना काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, यकीन करें। हम हम ना, इंक्लूडिंग मी, जब फ्रेशर्स निकलते हैं ना तो वो मार्केटिंग स्कीम्स में काफ़ी आ जाते हैं हम लोग। कुछ चीज़ें ना बाहर से बहुत खूबसूरत लगती हैं, जब अंदर जाता है बंदा एक्सपीरियंस करता है तभी जाके उन्हें आइडिया आता है। तो इसलिए मैं एक चीज़ कहूँगा, किसी भी कंपनी को या किसी भी चीज़ को अप्रोच करने से पहले ना उनके एम्प्लॉयज़ के साथ आप लिंक्डइन में
रखते हो और उन्हें अच्छे तरीके से अप्रोच करें। सिर्फ ये एक मैसेज कर देना या किसी भी, अगर आपने रेफरल भी मांगना है ना किसी से, अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करके आपने गायब नहीं होना, आपने एक ही मैसेज में सब कुछ लिख के देना है कि यार मुझे ये चीज़ है, इसी तरीके से अगला बंदे का भी टाइम जाएगा। इसके अलावा डेवसिंग के अलावा भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मैंने रिमोट काफी देखी है नेक्स्ट ईयर्स की। आप नेक्स्ट ईयर्स को पेयर करें किसी बैकएंड के साथ भी ताकि आप फुल स्टैक बने और आपके पास और अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, और सी जी पी बहुत कम है। सी जी पी का कोई मसला नहीं होता। जैसे हसन बता रहा था, मुझे अच्छे तरीके से याद है जब मेरा इंटरव्यू था डेवसिंग में फाइनल, तो मेरे साथ एक बॉय था, उसका सी जी पे था 2.5 या 2.4, ऐसा कुछ करके था, तो उसका भी हो गया था। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि सीजीपीए मैटर करता ही नहीं है, सीजीपीए मैटर करता है। वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिलवाता है जो आपका पहला स्टेप होता है। तो उस, आप सिर्फ इस चीज से ये बंधना अपने आप को कर लेंगे, अब जीपीए नहीं है तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपका वक्त है तो उस पर इम्प्रूव करें, अगर नहीं है तो आप स्किल सीखें कि आपका स्किल इतने हो, आपके पास प्रोजेक्ट्स इतने, आपने बैक इतने हो कि आपको इंटरव्यू वाला कहते ठीक है भाई आप आ जाओ। ये इस पे लारावल का भी यही सीन है, मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की जॉब देखी, इसकी जॉब्स हैं हर चीज की, आपको ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा ना बूट अगर लास्ट उसने बूटस्ट्रैप सवाल एक किया बार। था कि 2.2 मेरा सीजीपीए है तो क्या करें, तो मेरा एक दोस्त है उसका 2.0 सीजीपीए था, लेकिन वो फ्लटर का इतना अच्छा डेवलपर था कि उसको मेरे से पहले जॉब मिल गई थी। मेरा 3.2 था सीजीपीए, ठीक है, सुभान का 3 सीजीपीए था, लेकिन उसको हमसे पहले जॉब मिल गई थी फ्लटर के अंदर, ठीक हाँ, है। तो और मेरा मेरा इसमें जो, अगर आप कह रहे हैं ना आपको कम सी जीती है, तो मेरे मुझे याद है अच्छे से, मैं तो अगर मैं अपनी बात सुनाऊं तो मैं तो यूनिवर्सिटी चेंज करने के चक्कर में था। हसन मेरा पहला दोस्त था इस यूनिवर्सिटी में, हसन को अच्छे तरीके से आता है, मैं तो पहले 2 सेमेस्टर ऐसे गुजारता, मेरा 2.4 2.5 था, तो मैंने वहां से लाके 3 पे लाया। तो मतलब इट्स डूएबल, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन हो जाता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, इवेंट को एंड करते हैं, 9:45 हो गई हैं, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए हैं। तो अगर किसी का भी कोई और क्वेश्चन है तो वो हमसे लिंक्डइन पे रीच कर ले, या उसने जो भी, अगर आपको नंबर वगैरह चाहिए तो वो आपके साथ शेयर करवा देंगे हम, ठीक है। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है लिंक्डइन से हम आप रीच कर सकते हैं, अगर सबको ओके है देन। जी जी, हाँ वलीद बिल्कुल। भाई पूछ रहे हैं एक सजेशन। अच्छा, रिगार्डिंग टॉपिक पे बूटस्ट्रैप हम लोग को, बूटस्ट्रैप बिल्डिंग नहीं होती, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद। जैसे अगर हमने बूटस्ट्रैप की यूज करनी है, या तो हम उसको डाउनलोड करके हम उसको रेफरेंस कर सकते हैं, या हम उसको अपने प्रोजेक्ट यूज के स्टार्ट में जहाँ हम लाइब्रेरीज वगैरह रेफरेंस नहीं करते वहाँ पे रेफरेंस कर देते हैं। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको। यार होस्टिंग की मैं आपको एक सजेशन दूं, कोई भी अगर आपको समझ ना आ रहे हो तो YouTube इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, YouTube होस्टिंग पे वैसे आपको कोई ना कोई हमने कुछ सजेशन जरूर मिल जाएगी। वर्सल वगैरह पे किए थे और गिटअप वगैरह हाँ, से, लेकिन ये व्हाट्सएप इन पे भी डेप्थ। हो जाएगा, गेटअप पे भी। ओके देन, कोई और क्वेश्चन? यार कि आपको बेसिकली क्या होस्टिंग हो नहीं रही है या क्या सीन है? अच्छा मूसा, आप काइंडली लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं हसन के साथ, ताकि फिर वो आपको ज़रा अच्छे तरीके से गाइड कर ले। ओके देन, मिलते अगर कोई और क्वेश्चन। फास्ट डिलीवरी, बिकॉज ऑफ देयर फास्ट डिलीवरी, देखिए, एक बात मैंने कही व्हाट। थी आपको स्टार्ट में, हसन भी बता रहा था कि आपको मल्टीपल, आपके पास थोड़े आइडिया होना चाहिए चीज़ों का, ताकि आप स्टार्ट में पैसे कमा पाए। जब आपकी जीरो पर जाती जाएगी तो आपको आइडिया होता जाएगा। इस वर्डप्रेस डेवलपर्स आर मोस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि मोर सक्सेसफुल एंड रिएक्ट वगैरह, क्योंकि अगर आप इनकम स्ट्रीम के लिहाज से बात करें तो उनको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो इतने स्केलेबल नहीं होती है वर्डप्रेस डेवलपर के।
तो हर चीज़ का कोई ना कोई इम्पैक्ट तो होता ही है। तो इट इज़न्ट बैड टू लर्न दो थिंग्स। जो मुझे भी आती है वर्डप्रेस, हमने वर्डप्रेस भी किया। मेरी पहली इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग में थी, हालांकि मैंने अभी तक उसका यूज़ नहीं किया अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन पैसे हमने उससे कमा लिए। मतलब इस तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी जुबैर वगैरह अगर किसी ने वो कुछ और बोलना है तो बोल रहे। मोहम्मद मूसा, इट टेक्स टाइम यार। मैं ये नहीं कह सकता आप एक ही टाइम में कर सकते हैं। काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपीरियंस से ही आती हैं, या किसी, या तो आप खुद एक्सपीरियंस लेके कर सकते हैं, या आप किसी एक्सपीरियंस बंदे से गाइडेंस ले सकते हैं। ना ना, आप इस तरह उम्मीद ना रहे, बाकी अपनी मेहनत जारी रखें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।